A very pleasant good morning, dear learners. Greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 14th of May. So let us start this editorial in detail. But before we proceed, I would like to feel sorry. Today, I won't be able to do other exercises because I'm running short of time. So now let us start this particular editorial. The title of this particular editorial is Assam Brew. देखो असम एक स्टेट हो गया, ब्रू का मतलब हो गया मिक्सचर्स, मिक्सचर जिसको बोल सकते हैं हम। ऑन ट्रांसफर ऑफ पावर इन असम, तो फिलहाल असम के अंदर असेंबली इलेक्शन हुए थे। उस असेंबली इलेक्शन में क्या हुआ? ऑन ट्रांसफर ऑफ पावर इन असम, असम के अंदर पावर का ट्रांसफर हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पर जो शासन था, जो मतलब सत्ता थी, उसका ट्रांसफर हुआ है। ये पहले जो सत्ता थी सर्बानंदा सोनोवाल के पास थी, यानी वो वहां के फॉर्मर सीएम थे। और उनसे अभी हिमंता बिस्वा शर्मा के नाम से जो अभी एक प्रेजेंट जो कि असम के सीएम है, उनको ये पावर ट्रांसफर हुई है। तो किस तरीके का पिक्चर हुआ है असम के अंदर, इसी बात को हम इस एडिटोरियल का स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। देखें, द ट्रांसफर ऑफ पावर इन असम, जैसे कि मैंने बताया कि असम के अंदर अभी असेंबली इलेक्शन हुए थे, तो उसमें सत्ता का ट्रांसफर हुआ है। ये पहले फ्रॉम सर्बानंदा सोनोवाल, ये वहां के फॉर्मर सीएम थे असम के, तो उनसे ये पावर किनको ट्रांसफर हुई है? हिमंता बिस्वा शर्मा को ये ट्रांसफर हुआ है। वॉज स्मूथ अफेयर, स्मूथ का मतलब बहुत ही, जिसको आप बोल सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, बहुत बिल्कुल स्मूथ तरीके से। अफेयर का मतलब आप कह सकते हो कोई भी मसला, मामला। अल्बेट का मीनिंग होता है यद्यपि। मेडिटेटेड का मतलब होता है मध्यस्थता करना बाय भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लीडरशिप। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की क्या है, अभी उनकी सरकार है, तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने मध्यस्थता की है। यद्यपि उन्होंने मध्यस्थता की है किनके बीच में? पहले मतलब सर्बानंदा जो सोनोवाल, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, फॉर्मर सीएम थे, उनसे वो ट्रांसफर आपको किनको कर दी गई वो पावर? हिमंता बिस्वा को वो ट्रांसफर कर दी गई वो पावर। और ये जो मतलब ट्रांसफर किया गया है, ये एक स्मूथ अफेयर रहा, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ बीजेपी के लिए। और फिलहाल बीजेपी सेंटर के अंदर भी है। मिस्टर शर्मा हैज बीन द की स्ट्रेटेजिस्ट। देखो, की स्ट्रेटेजिस्ट का मतलब हो गया प्लानिंग मेकर। और मिस्टर जो शर्मा है, वो मतलब कहीं ना कहीं एक प्लानिंग मेकर थे, मेन प्लानिंग मेकर थे, एंड ट्रबल शूटर। ट्रबल शूटर का मतलब हो गया जो प्रॉब्लम को दूर करता हो फॉर बीजेपी। और अगर बात की जाए हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कि क्या है, बीजेपी के लिए प्लानिंग मेकर थे, एट द सेम टाइम प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम शूटर बोल दो, ट्रबल शूटर बोल दो, मतलब जो दिक्कतों को दूर करने वाले थे बीजेपी के लिए। नॉट इन असम, सिर्फ असम में ही नहीं, बट इन द इंटायर नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो उत्तर पूर्वी जितने भी स्टेट्स आते हैं, उन सभी स्टेट्स के अंदर उनका एक अपना प्रभुत्व है। और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के लिए की स्ट्रेटेजिस्ट, मतलब प्लानिंग मेकर थे और ट्रबल शूटर थे, दिक्कतों को दूर करने वाले थे बीजेपी के लिए फॉर 6 years नाउ। और उनको बीजेपी के अंदर कितने दिन हो गए? 6 साल के आसपास का टाइम हो गया। पिछले 6 सालों से लगातार बीजेपी के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, और जो ट्रबल शूटर की तरह वो काम कर रहे हैं, असम में ही नहीं बल्कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स आते हैं वहां पर। It would have been unsustainable. Unsustainable का मतलब which cannot be controlled, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, for the party to keep him away from the post of the chief minister any longer। क्योंकि देखो, अगर बात की जाए हिमंता बिस्वा शर्मा की, जो उनका एक ओरा है, जिनका जो उनका एक पर्सनालिटी है, उनका एक प्रभुत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही अनसस्टेनेबल था, ये बहुत मुश्किल था बीजेपी के लिए कि उनको पोस्ट ऑफ सीएम से मतलब दूर रखा जा सके एनी लॉन्गर। उनको ज्यादा टाइम तक दूर नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि उनका अपना एक पावर था, क्योंकि उनका लोगों के ऊपर एक ऑरा था, लोगों के ऊपर उनका एक प्रभुत्व था, जिसकी वजह से उनको मतलब एज ए सीएम कैंडिडेट से परे रखना बहुत मुश्किल था कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। ही वॉज अ की फिगर मतलब आप कह सकते हो मेन पर्सन इन द कांग्रेस अंटिल 2015। मतलब 2015 तक जो हिमंता बिस्वा है वो कांग्रेस के अंदर थे, और वहां पर एक की फैक्टर की तरह और की फिगर की तरह, एक मेन फिगर की तरह वहां पर थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे कांग्रेस के अंदर। 2015 तक वो कांग्रेस के अंदर ही थे। When he walked out of it, जब वो कांग्रेस से बाहर आए, तो इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली इमर्स, पैदा होना, उभरना एज अ फेस ऑफ द बीजेपी। और जैसे उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा
और बीजेपी को ज्वाइन किया तो वो इंस्टेंटली मतलब उसी टाइम सडनली इमीडिएटली इमर्स पैदा होना एज अ फेस ऑफ बीजेपी, और वो बीजेपी के फेस बन गए, यानी बीजेपी के लिए भी इंपॉर्टेंट बन गए। अ चैंपियन ऑफ प्लूरलिज्म, देखो अ चैंपियन ऑफ प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का मतलब है जिसको बहुवाद बोल सकते हैं। देखो प्लूरलिज्म का मीनिंग हो गया वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात नहीं है, मतलब उनके साथ अदर अदर जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी उनके साथ हैं, उनको चैंपियन बोला जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही नेता नहीं बल्कि बहुत सारी कम्युनिटी को वो लीड करते हैं एज द कांग्रेस, एज अ कांग्रेस लीडर। जब कांग्रेस के अंदर थे तो ऑब्वियस सी बात है एक ही पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं बल्कि सभी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग उसको पसंद करते थे, एज ए लीडर मानते थे। मिस्टर शर्मा ग्रीव स्ट्रीडेंट, देखो स्ट्रीडेंट का मतलब हो गया कठोर, एज ए पोलराइजिंग, पोलराइजिंग का मतलब होता है ध्रुवीकरण करना, ग्रुपिज्म करना, फिगर इन आसाम एज बीजेपी लीडर। लेकिन जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया तो कहीं ना कहीं वो मतलब उनका जो, देखो जब कांग्रेस में थे तो उनका चेहरा क्या था, प्लूरलिज्म की तरफ था, यानी एक एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फॉलो ना करके सभी कम्युनिटी के वो नेता थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने क्या किया, बीजेपी को ज्वाइन किया तो उनका चेहरा कैसे निकल कर आया, मिस्टर शर्मा ग्रीव स्ट्राइडेंट, स्ट्राइडेंट का मतलब हो गया कठोर, एज ए पोलराइजिंग, पोलराइजिंग का मतलब होता है ध्रुवीकरण करना, जिसका मतलब हो गया ग्रुपिज्म, एक ग्रुप की बात की जाए, फिगर इन असम एज बीजेपी लीडर। और साथ के साथ जैसे बीजेपी के अंदर मतलब उन्होंने ज्वाइन किया तो उनका जो चेहरा है वो एक ऐसा फिगर बन गए जो ध्रुवीकरण को सपोर्ट करता हो, बीजेपी की जो विचारधारा थी। तो कहीं ना कहीं मतलब एज अ शर्मा कैसे मतलब उनका जो फिगर असम के अंदर ऐसे कैसे हो गया जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, पोलराइजिंग फिगर जो कि ध्रुवीकरण को सपोर्ट करता हो कहीं ना कहीं। द बीजेपी वॉन असम फॉर सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम ऑन द बैक ऑफ, और बीजेपी जो सेकंड टाइम मतलब असम के अंदर अभी जीत रही है, कंसेक्यूटिव का मतलब कंटिन्यूअसली लगातार, टाइम ऑन द बैक ऑफ इंटेंस। अब बीजेपी का अभी भी क्या एजेंडा था, इंटेंस सीवियर, जिसको आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा सीवियर होना, हिंदू कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है एकीकरण करना। अभी भी मतलब जो बीजेपी का जो एक एजेंडा था चुनाव के अंदर वो क्या था, हिंदू मतलब हिंदुत्व को लेकर था, हिंदू एकीकरण को लेकर था। दैट स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे का मतलब पास थ्रू, किसी चीज से होकर गुजरना। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ट्राइबल रीजन्स, ट्राइबल का मतलब जो क्षेत्रीय जो वहां के जो ट्राइबल्स थे उन क्षेत्रों से, आसाम के जो ट्राइबल्स थे, एंड अक्रॉस बंगाली एंड असमीज स्पीकर। और मतलब जो वहां पर जो असम के अंदर जो मतलब वहां पर जो लोकल ट्राइबल रीजन्स थे और वहां के जो स्पीकर्स थे उसके उनके होने के बावजूद भी बीजेपी ने सेकंड टाइम वहां पर अपनी सरकार बनाई है। और किस एजेंडा को फॉलो करते हुए, इंटेंस हिंदू कंसोलिडेशन को फॉलो करते हुए, मतलब एक बहुत ही एक कह सकते हो बहुत एक हिंदू कंसोलिडेशन मतलब हिंदुत्व एकीकरण को फॉलो करते हुए वो एजेंडा स्वेप्ट थ्रू, यानी कि वो क्या करा, पास थ्रू ऑटोनोमस स्वतंत्र ट्राइबल रीजन्स, जो ट्राइबल रीजन्स थे उनसे होता हुआ भी, हालांकि वहां पे बंगाली स्पीकर्स भी थे, आसाम के भी स्पीकर्स थे, उसके बावजूद भी बीजेपी वहां पर अपनी सरकार बनाने में सफल हुई। किस एजेंडा को फॉलो करते हुए, हिंदू कंसोलिडेशन, हिंदू एकीकरण को लेकर, यानी हिंदुत्व को उन्होंने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया और वहां पर उनका भी एजेंडा हिंदुत्व को लेकर ही था। मिस्टर शर्मा हैज सेड हिज गवर्नमेंट वुड एक्सपेंड द वेलफेयर स्कीम्स। और मिस्टर जो अभी जो वहां के सीएम है, जो रिसेंट अभी सीएम बने हैं, प्रेजेंट जो सीएम है मिस्टर शर्मा, उन्होंने इस बात को कहा है कि वो क्या करेंगे, हिज गवर्नमेंट वुड एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब बढ़ावा देना, वेलफेयर का मतलब भलाई, स्कीम मतलब कोई भी योजनाएं होगी, स्टार्टेड इन बीजेपी फर्स्ट टर्म। यानी फर्स्ट टर्म की अगर बात की जाए, जिस टाइम सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी के ही फेस थे, लास्ट जो फॉर्मर वहां के सीएम थे, उन्होंने जो भी स्कीम्स, यानी बीजेपी के जो सीएम थे वहां पर असम के अंदर, उन्होंने जो भी स्कीम्स वहां पर अभी पीछे लॉन्च की थी, तो मिस्टर शर्मा ने इस बात को बोला है कि वो उन्हीं स्कीम्स को क्या करेंगे, आगे बढ़ावा देंगे, उनको उनको रोकने वाले नहीं बल्कि उनको एक्सपेंड करेंगे, उनको कंटिन्यू रखेंगे। पर्टिकुलरली खास तौर पर टारगेटिंग वुमेन एंड टी गार्डन वर्कर्स, और खास तौर पर जो महिलाएं हैं और ये टी गार्डन है, क्योंकि असम के अंदर बहुत सारे क्या है बाग है टी के, ओके तो उनको जो वर्कर वहां पे काम करने वाले हैं उनके लिए भलाई की जो स्कीम्स है उनको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, उनको कंटिन्यू करते रहेंगे। और खास तौर पे वो किनको देखेंगे, वुमेन को, और जो टी गार्डन वर्कर्स है उनके लिए प्लानिंग्स
जो स्कीम्स वहां पे ऑलरेडी चली रही है उन स्कीम्स को कंटिन्यू करेंगे, बल्कि उनको बढ़ावा देंगे, एक्सपेंड करेंगे। इट इज हार्डली अ कंट्रोवर्शियल मूव। और जहां तक ये बात की जाए, मतलब अभी तक जो मतलब ये जो उन्होंने एक कमिटमेंट किया है कि मतलब वुमेन को लेकर या टी गार्डन वर्कर्स है उनको, उनकी स्कीम्स को एक्सपेंड करेंगे, उनको कंटिन्यू करेंगे, तो ये कोई कॉन्ट्रोवर्शियल मूव नहीं है, मतलब जिससे कोई विरोध प्रकट हो जाए। कॉन्ट्रोवर्शियल का मतलब होता है डिस्प्यूटेबल, मतलब जिससे कि विवाद हो जाए, विवादास्पद जिसको बोल सकते हैं। और ये जो मूव है मिस्टर बिस्वा का, ये कोई विवादास्पद मूव नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द एडिशनल बर्डन, हालांकि मतलब ये बात सच है कि अपार्ट फ्रॉम द एडिशनल बर्डन इट माइट पुट ऑन द स्टेट फाइनेंसेस, देखिए ऑब्वियस सी बात है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल मूव नहीं है, लेकिन इसका क्या होगा, एडिशनल बर्डन तो ऑब्वियस सी बात है, स्टेट के जो फाइनेंस है उसके ऊपर डेफिनेटली एक्स्ट्रा क्या पड़ने वाला है, एक्स्ट्रा उनके ऊपर बर्डन तो होने वाला है। क्योंकि वो नई स्कीम्स को लॉन्च करेंगे, साथ के साथ उन स्कीम्स को कंटिन्यू करेंगे, तो स्टेट के ऊपर जो फाइनेंस का खर्चा वो एक्स्ट्रा तो होगा, राइट। तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया। द रियल चैलेंज फॉर हिम, और जहां तक मिस्टर बिस्मा की बात है, मिस्टर बिस्मा की बात है, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा इन बैलेंसिंग द कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट का मतलब डिस्प्यूट, एक्सपेक्टेशंस मतलब ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द पार्टी। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो गया जो रिप्रेजेंटेटिव जो है वहां के जो एमएलएस हैं उनको लेकर, मतलब क्या है, जो अभी क्या है उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है, जो सरकार उन्होंने बनाई है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके बीच में जो उनके एक्सपेक्टेशंस है वो कंफ्लिक्टिंग है। उनके एक्सपेक्टेशन को लेकर क्या है, विवाद बना हुआ है। तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए यही रहेगा, सपोर्ट बेस, क्योंकि जिन रिप्रेजेंटेटिव ने मतलब मिस्टर बिस्वा की सरकार बनाई है, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, उन रिप्रेजेंटेटिव की जो एक्सपेक्टेशंस है वो कंफ्लिक्टिंग है, कहीं ना कहीं उनके बीच में विवादास्पद है वो एक्सपेक्टेशंस। एंड रिगार्ड द न्यू सिटीजन रिजीम, लेजिस्लेटेड बाय द सेंटर। अब देखो ये जो मतलब, अब मतलब मिस्टर बिस्वा, हिमंता बिस्वा शर्मा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो उनके एमएलएज है जिन्होंने सरकार बनाई है, उनका जो सपोर्ट बेस है, उनके बीच में कंफ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस है। वो क्यों है, देखिए, क्योंकि फिलहाल अगर आपको याद हो एनआरसी को लेकर सेंटर ने क्या किया था, एक एक्ट पास किया था एनआरसी को लेकर, सिटीजन एक्ट को लेकर। तो मतलब क्या है, उसको लेकर लेजिस्लेटेड का मतलब है इनएक्टेड, किसी कानून को लागू कर रहा। तो उस कानून को लेकर जो मतलब मिस्टर बिस्वा के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनमें क्या है, कंफ्लिक्ट बना हुआ है। वो सरकार के इस एक्ट को लेकर कहीं ना कहीं उनमें विवाद की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहेगा मिस्टर बिस्वा के लिए कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको इस बात के लिए सेटिस्फाई करना एट द सेम टाइम। ओके, ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा उनके लिए। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्लाइड। मिस्टर शर्मा जो कि वहां के असम के जो रिसेंट बने हुए एक सीएम है, जो कि प्रेजेंट टाइम में वहां के सीएम है, Mr. Sharma, government has already moved the Supreme Court for a re-verification of Assam National Register of Citizen। और इससे पहले जो मतलब अभी उन्होंने मतलब क्या किया, उन्होंने अपनी सरकार बनाई है, उससे पहले मिस्टर शर्मा की जो गवर्नमेंट है हैज ऑलरेडी मूव, यानी वो क्या कर दिया, उन्होंने मूव कर लिया, वो आगे बढ़ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ री-वेरिफिकेशन। उन्होंने इस बात की सुप्रीम कोर्ट को अर्ज लगाई है कि उनका री-वेरिफिकेशन किया जाए, किनका, असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो असम का नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है उसके अंदर उनको री-वेरिफिकेशन किया जाए कि मतलब कितने लोग लिटरली मतलब वो वहां के क्या है, सिटीजन हैं, कितने मतलब वहां के सिटीजन नहीं है। तो इस बात को री-वेरीफाई किया जाए। और ये जो गुहार है मिस्टर शर्मा ने किसको लगाई, सुप्रीम कोर्ट को लगाई है। द स्टेट गवर्नमेंट अलीज, अलीज का मतलब होता है किसी का दोषारोपण करना, दोष लगाना। मेजर इरेगुलरिटीज, इरेगुलरिटीज का मतलब हो गया अनियमितता। तो गवर्नमेंट ने इस बात का भी मतलब क्या किया है, दोष लगाया है कि मतलब मेजर इरेगुलरिटीज इन इट्स मेकिंग, मतलब जब जो एनआरसी जो बनाया गया है उस एनआरसी को बनाते वक्त तो गवर्नमेंट ने इस बात को क्या किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, असम की गवर्नमेंट ने इस बात का एलिज किया, मतलब इस बात का दोष लगाया है कि एनआरसी बनाते वक्त मेजर इरेगुलरिटीज को फॉलो किया गया है, अनियमितताओं को फॉलो किया गया है। इन एलिजिबल, इन एलिजिबल का मतलब जो चीज एलिजिबल नहीं है, अनियमित है। इंक्लूजन, इंक्लूजन का मतलब शामिल कर लेना। एंड अनरीजनेबल मतलब बिना कोई वजह से एक्सक्लूजन।
तो इन शॉर्ट मतलब जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने इस बात का दोष लगाया है कि जब ये जो कानून बनाया गया एनआरसी, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा अनियमितताओं को फॉलो किया गया है इन इट्स मेकिंग। इसको बनाते वक्त इन एलिजिबल, मतलब जो चीज एलिजिबल नहीं थी उसको तो शामिल कर लिया गया, और जो जो चीज एलिजिबल थी अनरीजनेबल तरीके से उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको बाहर निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं एनआरसी को फॉलो करते हुए मतलब इरेगुलरिटीज को दिखाया गया, अनियमितताओं को दिखाया गया, इसको प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं गया। एन एप्लीकेशन बाय द स्टेट ऑल्सो प्रेज का मतलब प्रार्थना करना फॉर द डिलीशन का मतलब डिलीट करना ऑफ लीगल वाटर्स फ्रॉम असम इलेक्ट्रल रोल्स। एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लिखी सुप्रीम कोर्ट को, और उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर प्रे किया एट द सेम टाइम कि इलीगल वाटर्स जो कि वहां के वाटर्स है नहीं, असम के वाटर्स नहीं है, उनके नाम क्या किया जाए, डिलीट किए जाए। किससे? इलेक्ट्रोल रोल्स, मतलब जो इलेक्ट्रोल मतलब जो चुनावी रोल्स का मतलब यहाँ पे जो एक डॉक्यूमेंट कह सकते हो, तो उस डॉक्यूमेंट से क्या किया जाए, जो इलीगल वाटर्स है उनके नाम को क्या किया जाए, उनके नाम को डिलीट किया जाए। द फाइनल ड्राफ्ट का मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, जो एप्लीकेशन बोल सकते हैं या लीगल डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, ऑफ एनआरसी पब्लिश्ड इन अगस्त 2019। और जो मतलब जो फाइनल ड्राफ्ट जो एनआरसी का बना था वो कब पब्लिश किया गया, 2019 के अंदर, अगस्त के अंदर इसको पब्लिश किया गया था। हैज एक्सक्लूड का मतलब छोड़ देना 19.60 लाख आउट ऑफ 3.3 करोड़ applications for lack of adequate document establishing them as a Indian citizen। देखिए एनआरसी के लिए 3.3 करोड़ एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें इस बात को मतलब क्या करना था, सत्यापित करना था कि वो इंडियन सिटीजन्स हैं। तो उसके लिए 3.3 लाख एप्लीकेशंस आई थी, जो इस बात का दावा करते थी, मतलब वो एप्लीकेशंस किसके लिए थी कि हम इंडिया के सिटीजन्स हैं और वो उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाए कहीं ना कहीं। लेकिन उसमें से भी 19 लाख 0.06 लाख के आसपास जो कैंडिडेट थे उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे लैक ऑफ एडुकेट का मतलब इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट होने की वजह से उनको क्या कर दिया गया, एक्सक्लूड कर दिया गया, उनको उस श्रेणी से निकाल दिया गया, यानी वो इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल नहीं थे। Something too few have been excluded। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो 19.06 लाख जो एप्लीकेंट्स है जिनको निकाल दिया गया क्योंकि उनके पास एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो उनका मानना है जो 19.06 जो लोग वहां से निकाले गए, एप्लीकेंट्स निकाले गए हैं जो कि एलिजिबल नहीं है इंडियन सिटीजन एक्ट के लिए, तो ये नंबर बहुत थोड़ा है। द सीएम वांट्स अप to 20% re-verification in NRC for areas। और जो सीएम है वहां के अभी मिस्टर बिस्वा, उन्होंने भी वो चाहते हैं क्या कि 20% री-वेरिफिकेशन हो, यानी उनको दोबारा से चेक किया जाए इन द एनआरसी फॉर एरियाज बॉर्डरिंग बांग्लादेश। जो बांग्लादेश के आसपास का जो असम का जो क्षेत्र है जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश का, तो वहां पर एनआरसी के तहत 20% उसको री-वेरिफिकेशन किया जाए एंड 10% फॉर इंटीरियर एरियाज। इंटीरियर मतलब जो इंटरनल एरिया है, अंदर का जो आंतरिक एरिया है, और वहां पर 10% वेरिफिकेशन की जाए। और ये सीएम खुद चाहते हैं कि मतलब 20% वेरिफिकेशन उन एरिया की हो जो कि बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, और 10% मतलब क्या वेरिफिकेशन हो जो इंटरनल एरिया है उनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए दोबारा से। एंड द सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस, और सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडेंस है ऑन दिस इश्यू, और इस इश्यू के ऊपर मतलब एनआरसी को लेकर, इफ डिस्क्रेपेंसीज आर फाउंड, डिस्क्रेपेंसीज का मतलब होता है कमियां, ओके, कमियां पाई जाती है, तो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का मतलब द सुप्रीम कोर्ट गाइडेंस ऑन इश्यू इफ डिस्क्रेपेंसीज आर फाउंड, तो अगर डिस्क्रेपेंसीज पाई जाती है तो मतलब ये चीज फॉलो करनी चाहिए कि 20% वेरिफिकेशन एनआरसी के तहत बॉर्डर में जो बांग्लादेश के आसपास बॉर्डर लगते हैं वहां पर होना चाहिए, 10% उसका जो इंटरनल एरिया है वहां पर क्या है, वहां पर वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर इन केस किसी भी तरह की डिस्क्रेपेंसीज पाई जाती है, मतलब किसी भी तरह की गलती पाई जाती है, आंकड़ों के अंदर गलती पाई जाती है, किसी भी तरह की मतलब कमी पाई जाती है, तो ये चीज होनी चाहिए। द बीजेपी इवेसिव का मतलब होता है इल्यूजिव का मतलब होता है भ्रमात्मक, मतलब जो भ्रम पैदा करने वाली होती है। जो बीजेपी का जो इल्यूजिव पोजीशन है अभी फिलहाल किसको लेकर, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, एनआरसी को लेकर, विच असमीज जो असम के जो लोग हैं नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी हैं,
fear will open a floodgate of Bengali Hindus। तो मतलब जो असम के जो नेशनलिस्ट हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनको मतलब जो बीजेपी की जो इवेसिव पोजीशन है, तो उनको क्या लगता है कि उनको इस बात का डर लगता है, फियर, उनको इस बात का डर है कि जो बीजेपी की जो इवेसिव पोजीशन है ना सिटीजन एक्ट को लेकर, वो क्या कर देगी, विल ओपन ए फ्लड गेट। फ्लड गेट क्या होता है, देखिए अब बहुत बड़ा डैम जो होता है, मतलब डैम के अंदर पानी को रोकने के लिए वो जो फ्लड गेट लगा दिया जाता है। अगर उस फ्लड गेट को अगर खोल दिया जाए तो एक बहुत ही तेजी से क्या होता है, पानी निकलता है। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर ये अमेंडमेंट एक्ट्स को एक तरीके से खोल दिया जाएगा तो एक फ्लड गेट की तरह, मतलब एक बाढ़ की तरह क्या होगा, जो बंगाली हिंदूज हैं इनटू द स्टेट्स, वो क्या करेंगे, जो बंगाली हिंदूज हैं वो असम के अंदर आ जाएंगे। बिसाइड्स के अलावा ग्रांटिंग सिटीजन टू दोज हु आर ऑलरेडी देयर, मतलब जो ऑलरेडी मतलब असम के अंदर रह रहे हैं वो तो रह ही रहे हैं वहां पर। अगर मान लो अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर उनको परमिशन दे दी जाती है तो क्या हो जाएगा, असम के अंदर बहुत सारे बंगाली हिंदूज वहां पर आ जाएंगे। हैज बीन सक्सेसफुल, हैज बीन सक्सेसफुल एज एन इलेक्ट्रल स्ट्रेटेजी दिस टाइम। अब ये जो हैज बीन है यहां से कनेक्ट करेंगे हम, जो बीजेपी की जो इवेसिव जो पोजीशन है, मतलब ये मतलब बीजेपी का एक मतलब कह सकते हो जो बीजेपी का एक भ्रम पैदा करने वाला जो एक पोजीशन है एनआरसी को लेकर, ना वो क्लियर जा रही है इस बात को लेकर। तो ये क्या है, अभी तक हैज बीन सक्सेसफुल, अभी तक ये सक्सेसफुल रहा है फॉर इलेक्ट्रल चुनावी स्ट्रेटेजी रणनीति के तहत, मतलब अभी तक वो सफल रहा है कहीं ना कहीं दिस टाइम। असम की बात की जा रही है दैट इट्स सेंट्रल लॉ, और इस बात का भी हवाला दिया है कि जो ये जो एनआरसी है ये एक सेंट्रल लॉ है, ओके, केंद्रीय केंद्रीय मतलब कानून है ये, एंड द स्टेट हैज लिटिल टू डू विद इट, और स्टेट का इसके साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। इट इज टेक्निकली करेक्ट, मतलब ये जो एनआरसी का जो एक्ट है ये सेंट्रल है, मतलब ये क्या है, केंद्रीय एक नियम है, कानून है, और सेंटर का इसके साथ कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। इट इज टेक्निकली करेक्ट, और जहां तक एनआरसी की बात की जाए तो ये टेक्निकली करेक्ट है, ये बीजेपी का कहना है। बट इट्स डिसइंडिजिनियस, देखो डिसइंजीनियस, सॉरी डिसइंजीनियस फॉर ए पार्टी, डिसइंजीनियस का मतलब था कपटी, फॉर ए पार्टी मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये कपटपन वाला एक कपटी तरह का मतलब क्या, इट इज डिस इंजीनियस फॉर पार्टी दैट इज पावर बोथ लेवल्स। लेकिन ये जो बीजेपी का एक कपटी रवैया है कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी असम के अंदर भी पावर में है, एट द सेम टाइम वो सेंट्रल में पावर है, तो बीजेपी का ये जो इविजिव एक तरह से एक एक पोजीशन है, मतलब क्लियर भी नहीं है, राइट, कहीं ना कहीं मतलब वो एनआरसी को इनेक्ट भी करना चाहती है, एट द सेम टाइम मतलब सिचुएशन को देखकर अपनी पोजीशन को बदल लेती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये डिसइंजीनियस मतलब कहीं ना कहीं डिसइंजीनियस का मतलब हो गया कपटी रवैया है पार्टी का। हालांकि पार्टी जो सेंटर की अगर बात की जाए उसमें भी है, और असम के अंदर बात की जाए तो वहां पर भी सरकार की बीजेपी की ही पार्टी है। The BJP has been riding a tiger on the citizen question, देखो riding a tiger on the citizen question, टाइगर मतलब बाघ हो गया, शेर हो गया, हालांकि मतलब बीजेपी जो है अभी शेर की सवारी कर रही है सिटीजनशिप को लेकर, क्योंकि मतलब क्या है ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है बीजेपी के लिए। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे मतलब ऐसी पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज है जिसने इसको अपोज किया है, और तो बीजेपी के लिए जो ये जो एनआरसी वाला जो क्वेश्चन है वो एक टाइगर ऑन द राइडिंग ऑन ए टाइगर जैसा है, मतलब एक बाघ की सवारी करना जैसा, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। द पार्टी मस्ट यूज इस फ्रेश मैंडेट, अब पार्टी को क्या करना चाहिए, इट्स मैंडेट, मैंडेट का मतलब अध्यादेश इन असम, मतलब पार्टी को अब क्या करना चाहिए, पार्टी को अब जो मैंडेट है, मतलब जो अभी मैंडेट मिला असम के अंदर गवर्नमेंट को, बीजेपी की जो सरकार वहां पे बनी असम के अंदर, तो बीजेपी को वो जो मैंडेट है, जनादेश है, एज एन अपॉर्चुनिटी, तो वो क्या एक अवसर की तरह यूज करना चाहिए। अब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है कहां पर, असम के अंदर, तो जो मैंडेट मिला है, जो जनादेश मिला है, बीजेपी को मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटर का जो सपोर्ट मिला है, तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है पार्टी के लिए टू रिफ्रेश करना इट्स अप्रूव इट्स अप्रोच टुवर्ड्स पीपल्स। तो बीजेपी को अपनी जो उसकी जो अप्रोच है लोगों के प्रति, उस अप्रोच को रिफ्रेश करना चाहिए, दोबारा से उसको एनालाइज करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए ऑफ द मोमेंट, क्योंकि लोगों के जो मोमेंट्स हैं इन नॉर्थ ईस्ट विल कंपैशन एंड रिलीजन, रिलीजन का मतलब
यथार्थवाद, और कंपेशन का मतलब हो गया दया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को अभी मैंडेट मिला है कहां पर, असम के अंदर, तो बीजेपी को अपनी जो अप्रोच है वहां के लोगों के प्रति, वहां के जो मूवमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरह के जो मूवमेंट चलाए जाते हैं, आंदोलन चलाए जाते हैं, उनके प्रति बीजेपी को क्या करना चाहिए, अपना कंपैशन दिखाना चाहिए, कंपैशन दया दिखाना चाहिए, और यथार्थवाद, यथार्थवाद रियलिटी को ध्यान में रखते हुए उसको अपनी अप्रोच को क्या करना चाहिए, रिफ्रेश करना चाहिए, जिससे कि जो असम के जो लोग हैं उनका मैक्सिमम क्या हो सके, उनका भला हो सके। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात को देखना होगा, उसको अपने रवैये को भी चेंज करना होगा, राइट। So this is the explanation of this particular slide. So this is all about from my side, my dear student. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.